नए साल पर बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ईरान से है। ईरान में जहां 2-3 दिनों से एक बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है सड़कों पर, लेकिन अब इसके पीछे की खबर आ गई है। जिस तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया था, लीबिया में गद्दाफी को हटाया था, असद को हटाया सीरिया में, क्या ईरान में खामनेई की सत्ता जाने वाली है? खबर यह है कि इजराइल और अमेरिका फिर से हमले की प्लानिंग बना रहा है। सौमित्र राय जो विदेश मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। सोचिए ईरान ने किस तरह से इजराइल को करारा जवाब दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। मेरे साथ मेरे साथी फैजल भी जुड़ेंगे, जो इन खबरों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और ईरान को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ईरान को सत्ता से निकालने, सत्ता से खामनेई को जाना पड़ेगा। तो ईरान को सत्ता से खामनेई ने चूंकि करारा जवाब दिया था, ईरान ने कुछ बड़े हथियार बनाए थे। ऐसे हथियार थे जिससे इजराइल की चूल्हे हिल गई थी। आयरन डोम रडार फेल हो गया था, उसके बाद उनकी चूल्हे हिल गई थी। उसके बाद अब एक नई स्ट्रेटजी के तहत पहले ईरान के लोगों को सड़कों पर उतारा गया है, पहले ईरान के लोगों को सड़कों पर उतारा गया है और उसके बाद आज एक और बड़ी अपडेट है। ईरान ने जो परमाणु बम रूस को भेजे थे जब उस समय हमला हुआ था, सोचिए स्टिल बम्बर नहीं, एक ऐसा 5 बड़े फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया गया था ईरान के खिलाफ, जो अब तक दुनिया में नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि उस समय रूस को हथियारों की सप्लाई कर दी गई थी। अब रूस के 5 बड़े विमान जो है आज ईरान में उतरे हैं, तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में उतरे हैं और इससे साफ है ईरान जो है आर पार की लड़ाई में है। वहीं ईरान में लोग सड़कों पर हैं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या इसके पीछे बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी समझी जा रही है? बांग्लादेश में भी इसी तरह से, चूंकि बांग्लादेश में जो सरकार थी वो प्रो भारतीय सरकार थी, क्या अमेरिका ने वहां भी सत्ता तख्ता पलट करवाया? क्या नेपाल में अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया? क्या श्रीलंका में अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया? लेकिन यहाँ खेल अलग है। चीन जो है वो ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है, रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। तो कितना कामयाब होंगे अमेरिका और इजराइल, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2026 के पहले साल की खबर बता रहा हूं कि बड़ी खबर है। दरअसल यूक्रेन में मामला बन नहीं रहा है। रूस लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की मदद बंद करे, नहीं तो हम इजराइल पर फिर से सख्ती बढ़ाएंगे। तो रूस की कोशिश है कि ईरान के जरिए इजराइल पर नकेल कसी जाए। फैजल, कैसे देखते हैं आप ये जो पूरा मामला है ईरान का? और ईरान हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। रूस भी अभी पुतिन भारत होके आए हैं, तो रूस, ईरान और रूस भारत का अच्छा दोस्त है। अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल के जरिए ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। ईरान पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, एक तो ये जो खबर फैलाई जा रही है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक भारत के ही पत्रकार हैं, अमरेश मिश्रा, वो इस टाइम ईरान में ही है। उन्होंने बाकायदा वीडियो भी डाला है कि यहाँ पे इस तरीके की कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं है उस लेवल पे। हालांकि वहां पर महंगाई और ये है, एक चीज है, लेकिन उस तरीके की अमेरिका का प्रतिबंध है, प्रतिबंध की वजह से उसकी जो इकोनॉमी है वो भी डाउन है और जो उसकी करेंसी है वो भी कमजोर है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां उस लेवल का वो नहीं है विरोध। टीवी पर नहीं आ रहा है, जैसे अल जजीरा, बीबीसी ये सब रिपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि रूस के 5 विमान आए हैं तेहरान, परमाणु बम ईरान ने कम से कम घोषित, लगभग कहा ही जा रहा है कि परमाणु बम बना लिया है। लेकिन ईरान के साथ एक चीज और है, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ या और गल्फ कंट्री में हुआ, ईरान में इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां की जनता का जो राष्ट्रवाद है, खामनी साहब के साथ जो उनकी मोहब्बत है, उसको तोड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल है। अगर ये करना होता तो जो पिछली बार जो युद्ध चला 12-13 दिन का, वो उसमें सक्सेस हो जाते हैं। हालांकि मोसाद और अमेरिका के एजेंट वगैरह काफी वहां पर पेड़ बनाए हुए हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि वो खामनी साहब को जो है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, बाल बाल बच गए थे नितिन गडकरी, जब नितिन गडकरी तेहरान में थे और जिस सटीक तरीके से हमास के प्रमुख को मारा इजराइल ने। अभी इजराइल के पास, अमेरिका के पास हथियार तो है, क्या लगता है गल्फ कंट्री क्यों नहीं एक साथ आ रहे हैं? हथियार तो सबके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट है। जैसे अभी यमन में यूएई और सऊदी एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, हालांकि वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा नहीं, लेकिन सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। कुछ ऐसी भी हैं जो इजराइल के साथ कारोबार भी कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज, कुछ ऐसी हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में है
या ईरान के समर्थन वाली आइडियोलॉजी वाली है चीजें, तो वो एक बड़ी बहस है कि सब साथ क्यों नहीं आ रहे। तुर्की किसके साथ रहेगा, आपको क्या लगता है? तुर्की हमेशा न्यूट्रल गेम खेलता रहता है, वो हथियार बेचता रहता है, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ भी दोस्ती बना रहे और इधर ये मिडिल ईस्ट मुसलमानों से भी सिंपैथी रहे और हथियार बेचते रहे। उसकी पोजीशन ऐसी है ना, जो अगर उसका मैप देखें तो वो यूरोप से भी टच हो रहा है, वो नाटो में भी है और प्लस वो जो है गल्फ में भी है। एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसका इसका भी बेनिफिट मिलता है। वो इजराइल के साथ कारोबार भी करता है और साथ ही साथ जो मुस्लिम देश हैं या जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी सिंपैथी भी उसके साथ रहती है। तो तुर्की कहीं ना कहीं मतलब फायदे में ही रहता है हमेशा और उसका कोई क्लियर स्टैंड नहीं होता, क्योंकि कई जगह वो भी जैसे कुर्दिस्तों पर जो है वो खुद एट्रोसिटी करता है। तो ये भी एक अलग है, लेकिन ईरान के साथ इतना आसान नहीं होने वाला है जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही है या प्लांट की जा रही है। पिछले जो वाकयात हुए इराक में सबने देखा, लीबिया में सबने देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से प्रोपेगेंडा करके वहां की सरकारें गिरा दी। फिर आज उन देशों की क्या हालत है ये भी सबको पता है। ईरान के साथ ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये खबर है कि रशिया से कुछ ना कुछ तो ईरान में, जी बिल्कुल, और रशिया से 5 बड़े विमान जो है वो ईरान पहुंचे हैं, तेहरान पहुंचे हैं। खबर ये भी आ रही है कि जो ईरान के लोग हैं वहां भी जो 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 अमेरिका परस्त लोग हैं, जो इजराइल परस्त लोग हैं, उनको प्रोवोक किया जा रहा है कि आप सड़कों पर उतरिए ताकि अमेरिका को बहाना मिल जाए कि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका हमेशा किसी देश पर हमला करता है लोकतंत्र के बहाने, चाहे लीबिया हो, गद्दाफी के साथ। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप पत्रकारिता की समझ रखते हैं, अगर आप भक्त नहीं है, तो भारत के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, भारत कभी अमेरिका का सगा नहीं रहा है। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को बढ़ावा देता रहा है, अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को विमान देता रहा है। अमेरिका हाल ही में लगातार बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, ये भी छुपा हुआ किसी से नहीं है। ईरान, मिडिल ईस्ट और रूस भारत का हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं, अच्छे दोस्त रहे हैं। जब भी हमारे पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई भी खाड़ी देश जो है हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। तो ये भक्तों को भी समझ में आना चाहिए कि ईरान हो या मिडिल ईस्ट हो, ये सब भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम सब्जी तक भेजते हैं, पानी भेजते हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब वही होता है। कोई भी जो गल्फ कंट्रीज है हमेशा से वो भारत के साथ रही है। फिलिस्तीन के यासिर अराफात यहाँ आते थे और जो यहाँ भारत की जब इंदिरा गांधी थी वो खुद वहां पर अभी प्रधानमंत्री ओमान जाके आए हैं, हलाल समझौता करके आए हैं। अब ओमान ने हलाल सर्टिफिकेट दिया तो मीट की सप्लाई सब जगह हो सकता है, पूरे गल्फ कंट्रीज में। हाँ, अब सब जगह हो सकती है। और गल्फ कंट्रियों का भारत के प्रति जो है हमेशा से एक दोस्ताना रवैया रहा है। उसके पीछे कई वजह है जो तो भक्तों को छोड़ दीजिए, भक्त उसको हिंदू मुस्लिम करके देखेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ स्ट्रेटेजिक रूप से अगर आप भारतीय हैं, आपको भारत की समझ है, राष्ट्रवाद की समझ है, विदेश नीति की समझ है, तो ईरान जो है भारत का हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। लाल सागर के आसपास के इलाकों में बढ़िया दोस्त रहा है। अमेरिका के रास्ते में अमेरिका मिडिल ईस्ट पर कब्जा चाहता है, चीन भी मिडिल ईस्ट पर कब्जा चाहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट का जो दोस्ताना है, जो हमारा व्यापार है, वो मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों के साथ है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ है। अभी सोचिए थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध चल रहा था, वो रुका है। वियतनाम और चीन का संघर्ष जो है वो शबाब पर है। तो भारत के लिहाज से बात करें तो रूस ईरान के साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में जापान, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब, साउथ कोरिया, ये सब जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो भारत के साथ खड़े रहे हैं। मुस्लिम कंट्री जो मिडिल ईस्ट है पूरा, वो भारत के साथ खड़े रहे हैं। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, भक्त की तरह सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दुनिया भर में जो कुछ, खासकर अमेरिका का कोई ईमान नहीं है। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के कंधे पर रख के भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। उसकी कोशिश होती है कि रूस के साथ जो भारत के संबंध है वो खराब हो। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि पूरी दुनिया में चीन से वो पीछे पड़ रहा है, तो वो कोशिश है कि चीन को डैमेज करने के लिए बाकी देशों से ताइवान का इस्तेमाल हो रहा है। अब वो ईरान चूंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसको कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन रूस इस खेल को समझ रहा है और रूस का भी अपना स्वार्थ है। रूस चाह रहा है कि अगर यूक्रेन की मदद जो नेटो है वो करता रहे, यूरोप करता रहे, तो हम सबक सिखाएंगे इजराइल को। इसमें पिसने वाला तो इजराइल ही है। तो सोचिए युद्ध में इजराइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिलिस्तीन को जिस तरह से बर्बाद किया गया, क्या ईरान पर ये लोग हमला करेंगे? लेकिन ईरान बहुत मजबूत मुल्क है और खबरें फैलाई जा रही है कि ईरान के लोग नाराज हैं और उसी बहाने अमेरिका फिर से हमला करने की बहाना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रूस ने 5 जहाज भेजे हैं
कहा जा रहा है कि उसमें न्यूक्लियर वीपन है। तो ये बड़ी खबर थी। साथ ही एक और खबर है, दुखद खबर है ग्वालियर से, जहां बाबा साहब की तस्वीरें जलाई गई हैं। ये बहुत ही दुखद खबर है। देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है, लोग उसको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बाबा साहब की तस्वीरें जलाने वाले को सोचना चाहिए कि बाबा साहब न होते, संविधान न होता, तो उनको ये अधिकार भी न होता। वही व्यापार मेला जो ग्वालियर में लगता है, वहां से भी बाबा साहब की तस्वीरें नोची गई है, फाड़ी गई है। भारत के मुस्लिम समाज कैसे सोचता है संविधान और बाबा साहब के बारे में? फैजल, ये जो लोग जो फैलाते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग नहीं, ये देखिए, ये जो है इस्लाम को आगे रखते हैं, संविधान को पीछे रखते हैं, जो जातिवादी लोग हैं, ये नैरेटिव गढ़ते हैं, एक तरीके की बाइनरी करते हैं कि अगर वो इस्लाम को मान रहा है, कुरान को मान रहा है, तो वो संविधान विरोधी होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप संविधान उठा के देखेंगे और इस्लाम उठा के देखेंगे तो दोनों में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। संविधान कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, और इस्लाम भी ये कहता है कि आप जहां भी रहते हैं वहां के देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। लेकिन ऐसे दिखाया जाता है कि ये शरिया को लागू करना चाहते हैं, इसे मतलब कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, इस तरीके से मुसलमानों को ये कैसे मुसलमान इस बाइनरी से कैसे निकलेगा? वो अपना, भारत का संविधान सभी को अपने उपासना का अधिकार देता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप 5 बार नमाज पढ़िए, आप 11 बार जाके मंदिर में घंटी बजाइए, सबकी अपनी अपनी आस्था है। आप लोग को जो कट्टर कहा जाता है, अगर वो 5 वक्त के नमाजी है, वो मस्जिद तामील करा रहे, वो कट्टर है। जबकि आप लोग जकात देते हैं, धार्मिक हैं, सभी पर्व त्योहार में शरीक होते हैं। तो ये इसको कैसे कैसे निकलेगा मुस्लिम समाज जो उनको कट्टर घोषित किया जा रहा है? ये देखिए, सारा अभी तक क्या है, सारा खेल है मीडिया का। मीडिया पे सारा कब्जा, जितने भी टूल्स है, चाहे वो सिनेमा ले लो, मीडिया ले लो, जितने भी टूल्स है, सब पे इनका कब्जा है और वहीं से इमेज बनाई जाती है। ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, खासकर 9/11 के बाद मुसलमानों के प्रति जो है एक इमेज बनाई गई। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद से धीरे धीरे ये खत्म हो रही है और मुसलमान भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में तो मुस्लिम समाज इतनी, खासकर मुस्लिम समाज के लोग इतने पत्रकार हैं। मुस्लिम समाज तो पढ़ाई लिखाई, जमीन जायदाद, पत्रकारिता में पीछे तो नहीं है। चुनिंदा लोग हैं और जो भी हैं ज्यादातर अशराफ तबके से आते हैं, जो पसमानदा हैं, जो मूल निवासी जिनको कहा जाता है, उनकी तो अभी तक पहुंच भी नहीं है। वो मीडिया का खेल ही नहीं समझते। हम जैसे इक्का दुक्का जो लोग हैं अभी आना शुरू हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी पीढ़ी का पहला ग्रेजुएट आदमी हूं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने पीछे हैं। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, मुस्लिम समाज को कहा जाता है कि ये लोग कट्टर हैं और संविधान नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सबको अपनी उपासना का हक देता है और ये अधिकार बाबा साहब ने प्रावधान किया संविधान में। लेकिन उन्हीं बाबा साहब की तस्वीरें जलाई जा रही। तो आज की 2 बड़ी खबरें थी नए साल पर। हम लोग चाहते हैं दुनिया में शांति हो, और सोचिए ईरान को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। ईरान भारत का बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बड़ा दोस्त रहा है। रूस बड़ा दोस्त है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से भारत की भी घेराबंदी हो। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा, अब वो बांग्लादेश को प्रोवोक कर रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे लोग कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसको अमेरिका ने अपदस्थ कर दिया। नहीं, अमेरिका हमेशा से, चाहे नेपाल में वही हुआ हो, मिडिल ईस्ट हो, वो अपना करता रहा है। लेकिन मैं इसमें ईरान में एक बात ऐड करना चाहूंगा। ईरान, जैसे ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला है, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट में रूस का प्रॉक्सी है ईरान। रसिया कभी भी ईरान को खत्म होने नहीं देगा, ना उसको जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि पूरा जो अमेरिका है, नाटो, जितने भी देश हैं, ये सारे उसका मतलब, अगर ईरान खत्म होता है तो फिर अगला नंबर रसिया का है, क्योंकि असली कंपटीटर उसका वही है दुनिया में। और इधर से चाइना भी अब वो उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका बौखलाया हुआ है। पिछले कई दशकों में जो उसकी इमेज बनी हुई थी एक दादा वाली, वो खत्म हो रही है और उसी को फिर से स्थापित करने के लिए वो इस तरीके के परपंच कर रहा है। लेकिन ईरान को खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर भारत से आप देख रहे हैं और आप अगर मुस्लिम समाज को कट्टर और अगर कहते हैं या संविधान न मानने वाला कहते हैं, तो अपने दिमाग के जाले साफ कीजिए। भारत का संविधान सभी को अपने धर्म की उपासना की आजादी देता है। और जितने मुस्लिम देश हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, और अब नया नया बांग्लादेश थोड़ा सा आंख दिखा रहा है या कुछ बोल रहा है, ऐसा है नहीं। अभी हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हुए हैं, हाँ गए हुए। लेकिन जितने अरब के मुस्लिम देश हैं, खाड़ी देश हैं, उसमें ईरान भी है,
जिसको अमेरिका हमले की कोशिश कर रहा है, और इजराइल से ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत का खाड़ी देश रहे हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया फैजल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।